गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, पानीपत, उत्कर्ष सोसाइटी के सहयोग से चल रहे आपके एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के विषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से आप जानते हैं, दो भागों में हम उसको पढ़ेंगे। दो भागों में अलग अलग बांट करके पढ़ने से हमें सुविधा रहेगी कि सिलेबस हमें कंप्लीट भी करना है, परंतु उसका साइज हमें ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है, आज के इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है, उनकी तरफ अगर नजर डालें तो हम आज के इस अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ को समझेंगे। सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुधार की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक ध्रुवीय विश्व में जहां विभिन्न देश आज अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, आज एक ध्रुवीय विश्व के उस माहौल में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या है, वो आज के इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है। व्याख्यान को हम जब डिटेल में जानेंगे तो हम पाठ के परीक्षा उपयोगी अध्ययन की तरफ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि परीक्षाएं विद्यार्थी के लिए बड़ा अहम मुद्दा है। इसके अलावा हम संगठन के अर्थ और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। संगठन के अर्थ और महत्व को समझने के साथ साथ उस संगठन की बनावट, उसकी रचना और कार्यविधि को समझेंगे कि वो काम कैसे करता है। अगर किसी संगठन के काम करने की प्रोसेस को हमने समझ लिया तो हम उसकी कमियों को भी जान पाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य है हमारा इस संगठन के एक अहम अंग सुरक्षा परिषद, उसकी कार्य प्रणाली और उसके पुनर्गठन के विकल्प, उनको जानेंगे। पुनर्गठन के इन विकल्पों की मांग क्यों हो रही है, उसके कारणों की तरफ नजर दौड़ाएंगे। हम ये भी जानेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर हमारे विद्यार्थी आलोचनात्मक सोच कैसे तैयार कर सकते हैं, वो किस गंभीरता के साथ उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आज के व्याख्यान का हमारा जो क्षेत्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसकी बनावट को कवर करता है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में हुए सुधारों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका इस पूरे स्लाइड का केंद्र बिंदु रहेगी। एक और विषय की तरफ ध्यान दिया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुधार की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर सुधार की जरूरत की महत्व को हम पहले समझ पाएंगे, उसकी जरूरत को समझ पाएंगे, तो उस संगठन के बारे में हम ज्यादा अच्छे सुझाव दे पाएंगे कि किस तरीके से उस संगठन को और ज्यादा अच्छा आज के समय में बनाया जा सकता है। एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, जब एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका को कोई रोकने वाली शक्ति नहीं है, तो ऐसे समय में क्या इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को फिर खत्म कर दिया जाए, या आज भी इनको बनाए रखना जरूरी है? इनकी भूमिका की चर्चा हमारे इस व्याख्यान का आज का क्षेत्र रहेगी। व्याख्यान के परिचय की अगर बात करें तो संसार में हम हर जगह लोकतंत्र को, न्याय को, मानवाधिकारों को, शांति को आम बोलचाल की भाषा में नियमित तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक जुमला बन गया है, एक तकिया कलाम बन गया है। परंतु हम अगर ध्यान से सोचें, इसके बावजूद भी
क्या संसार में संघर्ष नहीं हो रहे हैं? निरंतर संघर्ष जारी है। क्यों जारी है? क्या कभी उस कारण की तरफ हमने ध्यान दिया? संसार में आज से पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, उनकी विभीषिका को झेला जा चुका है, परंतु उनके विनाश आज भी दुनिया के लिए सबक है। इसलिए एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस होती है जो आज विश्व शांति की कल्पना को साकार करने के लिए आदर्श बनकर के उभरे। वो हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य आज है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसी विश्व शांति की कल्पना को साकार करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव 1945 में रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशंस या शॉर्ट में यूएन कह दिया जाता है, आप उसके प्रतीक चिन्ह को देख रहे हैं। ओलिव की टहनियों के बीच में संसार का मैप हमें दिखा रहा है कि पूरा संसार शांति में रहे, शांति का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य यही है, बिल्कुल सही जो आप देख रहे हैं। हथियारों के प्रयोग को रोका जाए, शांति कैसे स्थापित हो, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी, विश्व युद्धों की आधारभूमि तैयार होती रहेगी, मानव जाति सुरक्षित नहीं है। मानव जाति को सुरक्षित करना है तो शांति का उद्देश्य हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। उसी के प्राप्ति के लिए इस संगठन को खड़ा किया गया था। थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के घटनाक्रम की तरफ कि यह संगठन कब खड़ा किया गया और इसमें क्या क्या विशेष घटनाएं हुई। थोड़ा सा पृष्ठभूमि की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें पता है कि संसार में जो 2 विश्व युद्ध आज तक हो चुके हैं, पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, जिसमें पहली बार दुनिया के सामने महाविनाश सामने आया। उस महाविनाश के बाद दुनिया ने सबक लिया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इस तरीके के विनाश को रोक सके और मानव जाति को इस विभीषिका से बचा सके। उस उद्देश्य के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। परंतु ये लीग ऑफ नेशंस, जिसका फ्लैग आप सामने देख रहे हैं, वो संस्था अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उस संस्था के द्वारा दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोका जा सका। उस संस्था की विफलता के बाद कुछ ही समय बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 से 45 संसार इस दूसरे विश्व युद्ध में लगा रहा। एक तरफ संसार विश्व युद्ध झेल रहा था, दूसरी तरफ विश्व युद्ध के दौरान ही उसके साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को खड़ा करने के प्रयास भी हो रहे थे। अब की बार प्रयास पहले से ज्यादा गंभीर थे। राष्ट्रसंघ से ज्यादा मजबूत संस्था बनाने का इरादा था, क्योंकि जब तक कोई मजबूत और शक्तिशाली संस्था नहीं बनेगी, अगर इसी तरीके से विश्व युद्ध 20-20 साल के अंतराल पर होते रहे तो मानव जाति नहीं बच पाएगी। उसके लिए प्रयास जारी थे। उन्हीं प्रयासों का यहां जिक्र किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास जारी थे। एक प्रयास 1941 में शुरू हुआ। अटलांटिक महासागर में एक चार्टर पे, एक समझौते पे साइन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल मिले। उन्होंने आधारभूमि तैयार की इस अंतरराष्ट्रीय संस्था को खड़ा करने के लिए। जनवरी 1942 में अब विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट जी ने जो आधारभूमि तैयार की थी, उसी को और आगे बढ़ाते हुए मित्र राष्ट्र समूह के अपने देशों को साथ लेकर के 26 राष्ट्रों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में बुलाया गया। उसके बाद 1944 में डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन,
यहां भी उसी तरीके के प्रयास हो रहे हैं कि धीरे धीरे इस संस्था को और आगे बढ़ाया जाए। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये लगभग 2 महीने से भी ज्यादा लंबा सम्मेलन था, जिसमें इस संस्था को खड़ा करने के लिए विभिन्न देश एक मंच पर आ रहे थे। जून 1945 में 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट के लिए विभिन्न देश तैयार हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में संसार में मनाया जाता है। बिल्कुल वही चीज आप देख रहे हैं। यूएनओ के प्रतीक चिन्ह को विश्व बिरादरी, विभिन्न सदस्य देश चारों ओर से सुरक्षा के वायदे के साथ घेरे खड़े हैं। जो संस्था 51 देशों के प्रतिनिधित्व के साथ कभी खड़ी की गई थी 1945 में, वर्तमान तक उसके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है और 193 सदस्य और 2 पर्यवेक्षक देशों के साथ निरंतर अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। आखिर जो ये संस्था बनाई गई, इन लंबे प्रयासों के बाद उस संस्था की बनावट कैसी है, हमें वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक अंग है महासभा, एक तरीके से विश्व पंचायत है। संसार के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। यूएनओ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करना। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक्टिव प्रोग्राम इसी अंग के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए ये अंग यूएनओ में काफी महत्व रखता है। एक और अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करने वाला संगठन है, जिसकी मीटिंग्स यहां आप होते देख रहे हैं। यूएनओ का एक और अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्षमा कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय थोड़ा सा साफ आप नहीं देख पा रहे हैं, उसका फोटो है। न्यायालय का काम विभिन्न झगड़ों को निपटाना होता है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विभिन्न विवादों के समाधान के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। यूएनओ का 5वां अंग है सचिवालय, यानी इसका हेड ऑफिस, और यूएनओ का 6ठा अंग है न्यास परिषद। इन 6 अंगों के सम्मिलन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। इनके अंगों को, उनकी कार्य प्रणाली को थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जितना विस्तार से इसके अंगों को और उसकी बनावट को समझेंगे, उसके सुधारों की तरफ इतना ही ज्यादा हम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आज के व्याख्यान का यही तो उद्देश्य है। सबसे पहला अंग, जिसको महासभा जनरल असेंबली कहा जाता है, ये इस संस्था का अकेला ऐसा अंग है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बाकी ऐसा कोई अंग नहीं है जहां सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो। यह एक प्रकार से विश्व संसद की तरह है। यहां विश्व के विभिन्न देश इकट्ठे होकर अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। विश्व का बैठक का एक स्थायी मंच है जहां संसार की अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उनके हल निकालने के प्रयास किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि के अलावा सलाहकार और विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुसार अपनी एक टीम नियुक्त करता है। प्रतिनिधियों की जो टीम है उसकी नियुक्ति सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। इस काम को करने के लिए विभिन्न देश स्वतंत्र हैं। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। महासभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। महासभा
आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत से या अधिकतर सदस्यों की सहमति से विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है। असाधारण परिस्थितियों में सदस्यों के बहुमत के आधार पर एक और कदम आगे बढ़ते हुए उनके विशेष अनुरोध पर 24 घंटे के अंदर अंदर महासचिव के द्वारा संकटकालीन अधिवेशन को भी बुलाया जा सकता है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना एक अध्यक्ष नियुक्त करती है, जो अधिवेशन के अंत तक ही बना रहता है। जैसे ही अधिवेशन की समाप्ति होगी, अधिवेशन का अध्यक्ष अपना पद छोड़ देगा। नेक्स्ट अधिवेशन में, अगले अधिवेशन में किसी नए सदस्य को वो जिम्मेदारी मिलेगी। भारत की तरफ से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा में 8वें अधिवेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस संस्था के अंदर सामान्य मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जिसको आमतौर पर हम विशेष बहुमत भी कहते हैं। परंतु इस संस्था में एक और चीज जो आज इसको थोड़ा कमजोर कर रही है, वो है कि इसके फैसले मानना सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि उन फैसलों में विश्व जनमत की तो झलक मिलती है, परंतु फैसले बाध्यकारी ना होने से इस संस्था का महत्व आज कुछ कम होता जा रहा है, जो इस व्याख्यान में हमारा विशेष केंद्र बिंदु रहेगा। महासभा के अलावा दूसरा अंग जो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रतिनिधियों की एक मीटिंग यहां स्क्रीन पे आप होते हुए देख रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में कर लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा और शांति को बहाल करने की पहली जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसीलिए इसी अंग को महासभा या यूएनओ के बाकी अंगों के द्वारा दिए गए फैसलों पर बाध्यकारिता लागू करने का हक दिया गया है। बाध्यकारिता के साथ उनको लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, सोवियत संघ वर्तमान में रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा शेष 10 सदस्य देशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि 2 वर्षों के लिए होता है। वर्ष 1963 में इस संस्था के चार्टर यानी इसके संविधान में बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। जो संख्या पहले 6 होती थी, वर्तमान में वो संख्या बढ़ करके 10 हो चुकी है। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1-1 महीने के लिए इस अंग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में विभिन्न क्षेत्रीय भौगोलिक एरियो को प्रतिनिधित्व देना और संतुलन कायम करना है, क्योंकि यह अंग महत्वपूर्ण है और विश्व शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है। फैसलों को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति इसके पास है। इसलिए इस अंग की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। जैसे ही संसार में कोई नई समस्या नजर आएगी, तुरंत इसकी बैठक के लिए आग्रह किया जा सकता है। और सबसे विशेष बात है कि इस अंग के फैसले बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारिता की वजह से यह अंग प्रभावशाली तरीके से काम कर पाता है। इसमें जैसे जैसे लिए गए निर्णयों पर विभिन्न देशों की सहमति के साथ बाध्यकारिता नजर आएगी, गलत कार्य कर रहे देश को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विश्व शांति बनाए रखने की उतनी ही प्रबलता बढ़ जाएगी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास
इस बाध्यता को लागू करने के लिए विशेष अधिकार भी होते हैं। उनके पास वीटो का अधिकार है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं, मैं रोकता हूं। अर्थात यह किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से कानून को रोक लेने का अधिकार है। जिस मुद्दे पे संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा हो रही होती है, अगर कोई स्थायी सदस्य देश चाहे तो वीटो के अधिकार को प्रयोग करके उस चर्चा को रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी सदस्य वीटो के अधिकार के द्वारा जब किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल भारत के साथ ऐसा हुआ भी है। आतंकी मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का मुखिया रहा है, उसके मामले में ऐसा हुआ है। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य उस आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के समर्थन में रहे हैं, परंतु चीन के द्वारा मसूद अजहर के मामले में वीटो का प्रयोग किया गया था। मसूद अजहर भारत पर आतंकी हमलों में संसद हमले को देखें, मुंबई के 26/11 हमले को देखें, आप दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट हमले को देखें, इस संगठन का बड़ा हाथ रहा है और मसूद अजहर उन आतंकी घटनाओं का मुख्य किरदार रहा है। इसलिए उस मामले को लेकर के भारत भी बड़ा चिंतित था। हालांकि बाद में चीन ने अपनी उस गलती को सुधारते हुए मसूद अजहर को विश्व आतंकवादी घोषित करने में समर्थन किया और आज के समय में उसको आतंकियों की सूची में शामिल किया जाता है। जो अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में चुने जाते हैं वो संसार के अलग अलग भागों से लिए जाते हैं। उनका अनुपात आपके सामने है। इनमें 5 सदस्य अफ्रीका से और एशिया से होते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिकी देशों से होते हैं, 2 सदस्य पश्चिमी देशों से होते हैं और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि संसार के विभिन्न भौगोलिक एरियो को प्रतिनिधित्व मिल सके। 5 स्थायी सदस्यों के अलावा अगर संपूर्ण संसार का प्रतिनिधित्व कहीं नजर नहीं आएगा तो यह संस्था ज्यादा प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक और अंग जिसको सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंग्रेजी में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है, वो भी यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग में 54 सदस्य होते हैं और इसमें 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ये भारत की राज्यसभा की तरह एक स्थायी अंग है। जो सदस्य रिटायर होंगे 3 वर्ष के बाद 18 सदस्य उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। इसलिए ये पूरे का पूरा अंग कभी भी एक साथ भंग नहीं होता है। ऐसा ही प्रावधान हालांकि सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यों के रह जाने की वजह से निरंतर बना हुआ है, परंतु इस अंग में हर एक 3 वर्ष बाद उनके रिटायर होने की जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल भारत की राज्यसभा की तरह ही हमें नजर आती है। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। इस अंग का काम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक और आर्थिक परिषद इसका नाम है। इसका काम है सामाजिक और आर्थिक मामलों में यूएनओ की विभिन्न सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय करना, तालमेल करना, उनको एक साथ एक मंच पर ला करके विश्व में विभिन्न विकास कार्य करना और यूएनओ के उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ना इस अंग का काम है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग के साथ जुड़ के काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों को अगर ध्यान से देखें तो यहां आपके सामने कुछ एजेंसियों के नाम लिखे गए हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का रोल तो अभी कोविड के समय में आप और भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कोविड के विभिन्न टीके आने के बारे में, कोविड से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी करने में संसार के विभिन्न देशों में
कोविड की बन रही दवाइयां और इस वायरस से बचने के मामले में तालमेल स्थापित करने में WHO आज विशेष योगदान दे रहा है। केवल यही अंग नहीं है, और भी बहुत सारे अंगों को इधर आप यूएनओ की सहयोगी संस्था के रूप में देख रहे हैं। इन सभी अंगों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में भी जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाओं के यहां नाम और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम इटली की राजधानी में स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक और संस्था स्विट्जरलैंड में स्थित है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर स्थापित है। और इसी के साथ एक और सहयोगी अंग जिसका जिक्र किया गया है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच के बारे में महत्वपूर्ण काम करता है। उसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये बहुत ही सहयोगी अंग है और विश्व में यूएनओ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इन्हीं सहयोगी अंगों के साथ यूएनओ अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहा है। इसके अलावा और कुछ सहायक एजेंसियां हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल काम करता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक और विकास संगठन, विश्व पर्यटन संगठन और विश्व बैंक समूह, जो विभिन्न देशों को विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। ये यूएनओ के सहयोगी संगठन है। एक और संगठन जो सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसको आप कह सकते हैं यूएनओ की एक विशिष्ट सहायक एजेंसी है। यूएनओ का एक और अंग जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व में संस्थाएं इसीलिए खड़ी की गई हैं ताकि विवाद ना हो, हम सब शांति से रह सकें। परंतु क्या जो नियम आपसी सहमति से तय होंगे सभी उनका पालन करेंगे? ऐसा बहुत बार संभव है, परंतु कई बार इन समस्याओं, इन नियमों में आने वाली समस्याओं के साथ विवाद भी खड़े होते हैं। उन कानूनी विवादों के समाधान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना यूएनओ के एक सहयोगी अंग के रूप में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनी विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया। 1945 में अमेरिकी विशेषज्ञ हैकवर्थ की अगुवाई में बनी समिति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए कानून और मसौदा बनाने का काम सौंपा गया था। इस संगठन की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कर दी गई और अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू कर दिया। न्यायपालिका किसी भी देश की व्यवस्था के लिए अहम होती है। जितना न्यायपालिका में विश्वास रहेगा उतना ही उस देश की कार्यप्रणाली के प्रति, उसकी कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड के शहर द हेग में है। इस बिल्डिंग को, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, पीस पैलेस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों के विपरीत यह एकमात्र संस्था है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यूएनओ के बाकी सभी अंग न्यूयॉर्क में और उसके आसपास के एरिया में ही स्थापित किए गए हैं, परंतु द हेग में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उनसे अलग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये
15 न्यायाधीश संयुक्त रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा मिलकर के 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद जब विभिन्न न्यायाधीशों के चुनाव के लिए मतदान करती है तो दोनों में अलग अलग से मतदान की व्यवस्था होनी जरूरी है। एक साथ रह करके वो इनका चुनाव ना करें। एक और विशेषता यहां बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज निर्वाचित होने के लिए उस उम्मीदवार के पक्ष में इन दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। अगर किसी भी एक अंग का समर्थन इनके साथ नहीं रहेगा तो इनका चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि किसी एक राज्य के एक से ज्यादा नागरिक एक ही समय में न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। किसी भी देश का कोई व्यक्ति एक बार न्यायाधीश चुन लिया गया है, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में उसी देश को वो पद दोबारा से बची हुई अवधि के लिए मिलता है। यह भी एक विशेष बिंदु रहा है। एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश इसीलिए नहीं बन सकते कहीं न्यायिक प्रणाली बायस्ड ना हो जाए। उस स्थिति से बचने के लिए कोशिश की गई है कि एक राज्य का एक ही प्रतिनिधि न्यायाधीश एक समय में इस संस्था में काम करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य राज्यसभा की तरह ही, जैसे हम बात कर रहे थे, वो 3 साल में चुने जाते हैं। हर 3 साल बाद रिटायर होने के बाद नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। जो न्यायाधीश आज इस संस्था में काम कर चुका है वो अगली अवधि के लिए दोबारा फिर से चुनाव लड़ने का पात्र है, पुनः भी चुना जा सकता है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में इस संगठन की कार्रवाइयां चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्श माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः हम देखें देश की कानून व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगा दिए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है और संबंधित व्यक्ति को पूछताछ करती है, जज के सामने पेश करती है। परंतु क्या ऐसी स्थिति में किसी देश को उठा करके लेके आना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पेश करना संभव है? शायद नहीं। इसी वजह से इसके निर्णय परामर्श माने जाते हैं, परंतु इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को बाध्यकारी रूप से अगर लागू करना पड़े विश्व शांति की स्थापना के लिए, तो वो जिम्मेदारी फिर वही अंग सुरक्षा परिषद निभाएगा जिसके पास निर्णयों को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति यूएनओ में दी गई है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में यहां की गई है। न्यायालय के 15 न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों से विश्व में चुने जाते हैं। अफ्रीका से 3 सदस्य, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 2 सदस्य, एशिया से 3 सदस्य, पश्चिमी यूरोप और दूसरे राज्यों से 5 सदस्य और पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य। यहां बराबर में आप 2 लोगों के फोटो भी देख रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र और श्री दलबीर भंडारी। ये दोनों ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं। और भी सर बेनेगल राव, नगेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और वर्तमान में जो 2012 से काम कर रहे हैं, वर्तमान में सदस्य हैं श्री दलबीर भंडारी जी। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के न्यायाधीश के रूप में वर्तमान समय में विराजमान में और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संगठन के अलावा इस संगठन के विभिन्न भागों में काम करने के लिए, उनको एक साथ जोड़ कर रखने के लिए इस संगठन का एक कार्यालय होना जरूरी है। इसका एक सचिवालय, इसका एक हेड ऑफिस बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रशासनिक संस्था है और इसका काम है संयुक्त राष्ट्र संघ के कामों का प्रशासनिक प्रबंधन करना, उसकी मैनेजमेंट करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों के लिए जरूरी जानकारी और सुविधाएं सचिवालय के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर।
वहां 17 एकड़ जमीन पर 40 मंजिला भवन सचिवालय के लिए बनाया गया है और यह भूमि जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा इस संस्था को दान में दी गई थी और बहुत सराहनीय कार्य किया गया था। इस मुख्यालय के अलावा हम इन संस्थाओं को जिनेवा और कोपेनहेगन में भी देखते हैं। वो अस्थायी कार्यालय के रूप में इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय को देखें तो इसका महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल इसका प्रशासनिक प्रधान होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है और उसकी नियुक्ति के लिए महासभा और 15 सदस्यों वाली जो सुरक्षा परिषद है उनकी सिफारिश आवश्यक होती है। कोई व्यक्ति एक बार महासचिव बन जाए तो अगली अवधि के लिए दोबारा भी नियुक्त करने के लिए पात्र रह सकता है, दोबारा फिर से चुनाव लड़ सकता है। पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की अनुशंसा पे, उनके मार्गदर्शन पे ही 1997 में उप महासचिव के पद की संरचना भी की गई थी और 12 जनवरी 1998 को सुश्री लुइस, जो कि कनाडा से थी, इसकी पहली उप महासचिव बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव अपनी सहायता के लिए कुशल और योग्य, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं चुनेगा ताकि उस संस्था की अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सके। जितने अच्छे तरीके से ये संस्था काम करेगी उसके कर्मचारियों पे ही वो निर्भर रहेगा। इस संगठन की उपलब्धि और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने महासचिव प्रस्तुत करता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव नॉर्वे से थे जिनका नाम था ट्रिग्वे ली और वर्तमान महासचिव पुर्तगाल से हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम बताया? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। यहां विभिन्न महासचिवों के काल और उनके नाम को देख रहे हैं आप। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड से ग्लेडविन जैब, पहले स्थायी अध्यक्ष ट्रिग्वे ली, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पड़ोसी देश बर्मा से यू थोंट, उसके बाद क्रुत व्लादिमीर, इनके बाद लगातार यही क्रम चलते हुए कुइयार जी, उनके बाद बुतरस घाली जो कि मिस्र से थे, कोफी अन्नान घाना से। यूएन में सुधारों का जो जिक्र होता है उसके साथ कोफी अन्नान जी का नाम बड़े गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। 2005 में जब यूएनओ अपने स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहा था, कोफी अन्नान के द्वारा इस संस्था में सुधार का एक बड़ा अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया गया था और उसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री रहे श्री बान की मून और वर्तमान में श्री एंटोनियो गुटेरस 2017 से आज तक इस पद पर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को जब हम देख रहे हैं, इसका एक और महत्वपूर्ण अंग अभी बच जाता है, वो है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद में 5 स्थायी सदस्य शामिल होते हैं जो कि सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण के लिए की गई थी जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वायत्त तरीके से, स्वतंत्र तरीके से शासन की शुरुआत नहीं हो सकी। मूल रूप से 11 न्यास प्रदेश थे, परंतु धीरे धीरे अब वो सभी न्यास प्रदेश स्वायत्त और स्वतंत्र शासन चलाने में समर्थ हैं। इसलिए 31 अक्टूबर 1994 के बाद से इस संस्था के कार्य को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अंतिम जो न्यास क्षेत्र था पलाऊ द्वीप, वो 1 नवंबर 1994 को स्वतंत्र हो चुका है और अपनी सरकार स्वयं चला रहा है। इसलिए औपचारिक रूप से अब इस संस्था का
सही मायने में कोई काम नहीं बचता है। परंतु इसको समाप्त नहीं किया गया है, अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। आवश्यकता रही तो दोबारा फिर से इस अंक को सक्रिय किया जा सकता है। तो साथियों, हमने इस पूरे व्याख्यान में विशेष चीज जानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी बनावट कैसी है, इसके विभिन्न अंग किस तरीके से काम करते हैं। आइए एक बार उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराई करते हैं। हमने जाना कि दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के प्रयास हुए, विभिन्न सम्मेलन हुए, अटलांटिक चार्टर से लेकर के यूएन की स्थापना तक के विभिन्न सम्मेलनों को आपने पढ़ा है। एक और चीज की तरफ हमने नजर दौड़ाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, उनकी बनावट कैसी है, वो काम कैसे करते हैं, उसके सदस्य देशों का चुनाव कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विभिन्न एजेंसियां मिलकर के काम करती हैं और इसकी सहायक एजेंसियां हैं। बहुत सारे सहायक एजेंसी और संगठनों के नाम, उनके मुख्यालय को आपने जाना। ये वास्तव में यूएनओ के द्वारा किए गए प्रयास हैं। इन सभी की पुनरावृत्ति के लिए हम एक बार फिर नजर दौड़ा सकते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 के दिन, उसी को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रमुख अंग एक तरफ लिखे गए हैं, जिनमें जनरल असेंबली यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय सबका जिक्र है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो कि स्थापना के समय 51 थी, बढ़ करके 193 हो चुकी है। सैन फ्रांसिस्को में इस संस्था की स्थापना का पहला सम्मेलन हुआ। 6 आधिकारिक भाषाएं इसमें प्रयोग की जाती हैं। अंग्रेजी है, अरबी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चीनी है और रूसी भाषा है। और वर्तमान में यह संस्था विश्व शांति के ही केवल एक उद्देश्य को लेकर के काम नहीं कर रही, और भी बहुत सारे प्रमुख मुद्दों की तरफ यह संस्था आज ध्यान दे रही है। वो प्रमुख मुद्दे क्लाइमेट चेंज का है, विश्व के विभिन्न देशों में डेमोक्रेसी स्थापित करना है, रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों की समस्या को निपटना और अप्रवासियों की समस्या से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम चलाना इसका उद्देश्य है। अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे मुद्दे, जैसे कोविड-19 की अभी हम बात कर रहे थे, झेल भी रहे हैं, उनके बारे में काम करना है। आतंकवाद, मानवाधिकार और कितना सारा इसने अपने क्षेत्र को विस्तृत कर लिया है। यह संस्था आज संसार में शांति की स्थापना का संदेश लेकर के बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम इस संस्था को देखें तो वास्तव में इसकी जो थोड़ी बहुत कमियां हमें नजर आती हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश के बारे में हम अगले भाग 2 में चर्चा करेंगे। आज के लिए जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको ये गृह कार्य करना है, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं और अपने प्राध्यापकों से कॉपी में वो प्रश्न लिख करके उनसे चेक करवाने हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के क्या क्या नाम हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई 5 सहायक एजेंसियों के नाम आपको बताने हैं। एक और क्वेश्चन आपने बताना है जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों है, उस पर आपने एक निबंध लिखना है। और एक अंतिम प्रश्न जिसकी तरफ आपने ध्यान देना है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। इसके अलावा आपको अगली इसी पाठ की जो कड़ी है उसको बिल्कुल नहीं भुलाना है। उसमें भी आप इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ें। आज के इस लेक्चर के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी पानीपत, जो कि हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग का एक छोटा सा नुमाइंदा हूं, आपका धन्यवाद करता हूं।
थैंक यू।